हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकुश पाल अपने फिर से और आपके पसंदीदा चैनल इलाहाबाद एजुकेशन के प्लेटफॉर्म में सभी को स्वागत करता हूं। तो दोस्त जल्दी जल्दी से आ जाइएगा। आप देख रहे होंगे कि हमने इस बीच में आप लोगों को नागा नहीं किया क्लास देने के लिए, ठीक ना। तो इसी उत्साह के साथ मैंने फिर आपको क्लास लेकर के आया, जो कि आज हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है, आप लोग देख रहे होंगे, वाच्य। क्या वाच्य अलग होता है दोस्त? वाच्य वाचक अलग होता है, ठीक ना। तो इसको वाच्य को इंग्लिश हम लोग वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉइस कहते हैं। तो दोस्त हम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी का। इसमें से 1-2 नंबर क्वेश्चन जरूर ही आते हैं और इतना सरला है, ज्यादा लंबा नहीं है, ठीक ना। छोटा सा है, सरला सा है। आपको बस थोड़ा 15-20 मिनट का वीडियो जाएगा, ध्यान से आप लोग समझ लेना, पूरी बात आप लोगों को समझ में आ जाएगी। और जीएस का भी वीडियो पड़ रहा है, मेरा हिंदी का ही पड़ रहा है। 6 महीने बाद पुलिस के पेपर भी आ रहा है, ठीक ना। तो यूट्यूब पर जुड़े रहिएगा मेरे साथ और बेहतरीन से पढ़ाई करते चलिएगा। अभी तो मैंने रस, छंद, अलंकार, समास, संधि, वर्णमालन तो आग ही नहीं लगाया। जिस समय उसको पढ़ाता हूँ ना, तो लड़का की हवा यानी कि होश उड़ जाती है। इतने गाना के माध्यम से मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, समझ गए आप लोग। इतना उसमें गाना बता देता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट है परिभाषा तो पढ़ता ही नहीं है, कुछ नहीं पढ़ता। बस तुरंत कोई लाइन अगर बोलता है, तो अगर मुझसे पढ़ा हुआ कोई स्टूडेंट है ना, तो तुरंत बता देता है इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा छंद है और इसमें कौन सा रस है, तुरंत बता देता है। इतना बेहतरीन से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ रस, छंद, अलंकार को, ठीक है ना। अगर आप देखना चाहते हैं मेरा इसका वीडियो, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है अलंकार का, तो आप मेरे चैनल पर आके प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें देख लीजिएगा। मैं कितना बेहतरीन से पढ़ाता हूँ। सब लोग 9-10 अलंकार पढ़ाते हैं, मैं 20-25 अलंकार पढ़ाता हूँ, ठीक ना। उतने में भी कमी रहती है, इतना अलंकार पढ़ाता हूँ। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं वाच्य क्या होता है। ज्यादा लंबा वीडियो में नहीं ले जाना चाहता, आसानी समझाना चाहता हूँ और बड़ा कम टाइम में, छोटा टाइम में समझाना चाहता हूँ। तो देखते हैं वाच्य क्या होता है। दोस्तों जान गए होंगे कि वाच्य को इंग्लिश हम लोग क्या कहते हैं? वॉइस। क्या कहते हैं? वॉइस। तो क्रिया क्रिया के जिस रूप से, क्या क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता प्रधान है या कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है, क्या प्रधान है, उसे हम लोग वाच्य कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हुई है? क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता या कर्म या भाव क्या प्रधान है, क्या प्रधान है, तो उसे क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। मान लीजिए आपको कोई सेंटेंस दे दिया जाए, उसमें आपको बोला जाए कि इस सेंटेंस में कर्ता प्रधान है कि कर्म प्रधान है या भाव, यानी कि कर्ता वाच्य प्रधान है या कर्म प्रधान है या भाववाच्य, इसको कृतवाच्य बोलते हैं, ठीक ना। इसको कर्मवाच्य, इसको भाववाच्य। तो कोई सेंटेंस आप लोगों को दिया, कोई वाक्य दिया है, उसमें पूछ लिया जाए, आप लोग देख लेंगे ना उसमें प्रधान कौन है, ज्यादा उसमें बल कब पड़ रहा है, किसको किस शब्द में बोलने पर। तो जिसमें ज्यादा बल पड़े वही प्रधान होता है। तो आप ये देखेंगे कि उस शब्द में, उस वाक्य में कौन सा शब्द में ज्यादा हमें बोलने में दिक्कत हो रही, ज्यादा उस पर प्रभाव पड़ रहा है, ज्यादा उस पर बल पड़ रहा है, वही प्रधान हो जाता है। अगर कर्ता है तो कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं, कर्म है उसके अभाव। तो आप तीनों को अच्छे से पहचान लेंगे कि कौन सा कर्ता पर बल पड़ रहा है या कर्म पर या भाव पर, ठीक ना। ऐसे हम लोग पहचान करेंगे। तो ये इसकी परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाच्य में कर्ता या कर्म या भाव क्या प्रधान है, तो उसे वाच्य कहते हैं। अगर इसके हम लोग प्रकार की बात करें, तो वाच्य के प्रकार, वाच्य के प्रकार दोस्त, वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं।
पहला नंबर है हमारा कृतवाच्य, कृतवाच्य। दूसरा हमारा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। इतना जल्दी से आप लोग नोट करिएगा, उसके बाद मैं एक एक अच्छे समझाने का प्रयास करूंगा कि कृतवाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य क्या होता है, भाववाच्य क्या होता है। पहले आप ऐसे समझ लीजिएगा कि कृतवाच्य, कृतवाच्य क्या होता है, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है उसे कृतवाच्य कहते हैं, और जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। और भाववाच्य, जिस वाक्य में भाव प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, भाववाच्य। इसकी और एक पहचानने की परिभाषा है कि कृतवाच्य यानी कि क्रिया अगर कर्ता के अनुसार बदले तो उसे कृतवाच्य कहते हैं। कर्म वाक्य अगर कर्म के वाच्य यानी कि क्रिया अगर कर्म के आधार पर बदले तो उसे क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। और इसमें असमर्थता की बात की जाती है। मान लीजिए कोई असमर्थता दिखाई जाती है या समर्थता दिखाई जाती है ना, तो वहां पास भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है। तो आइए इसको इरेज करके एक एक से अच्छे समझते हैं। तो पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा कृतवाच्य। क्या डालेंगे, कृतवाच्य। कृतवाच्य आप लोग हेडिंग डालिएगा। अगर आप लोगों को कहीं बात न समझ में आया करे ना मेरी बात, तो आप लोग कमेंट कर दिया करिएगा, तो मैं फिर से समझाने का आप लोगों को प्रयास करूंगा, ठीक ना। इसकी अगर परिभाषा की बात करें कृतवाच्य की, तो जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है तो उसे कृतवाच्य कहते हैं, कृतवाच्य कहते हैं। ये सेम कृतवाच्य, कर्मवाच्य और जो भाववाच्य ना, ये सेम कारक के जैसे चलता है हमारा। कैसे चलता है, कारक के जैसा। इसमें आप लोग कारक को मैंने आप लोगों को पढ़ाया होगा कि कारक में कर्ता का क्या होता है, चिन्ह होता है कर्ता ने। कर्ता का कारक चिन्ह क्या होता है, ने। तो जब मैं इसमें आप लोगों को उदाहरण समझाऊंगा ना, तो उसमें ने शब्द लगा हुआ मिलेगा। आप तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि ने अगर लगा हुआ मिले तो कृतवाच्य होता है। अब ऐसे भी अभी मैं आप लोग बताऊंगा कि जिस पर बल हमारा कर्ता पर पड़ेगा तो वहां पास कृतवाच्य हो जाएगा। तो क्या लिखी परिभाषा मैंने, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है तो उसे कृतवाच्य कहते हैं। अब उदाहरण समझिएगा, उदाहरण समझिएगा क्या लिखा है, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। रमेश ने किताब पढ़ी। क्या, राम ने रावण को मारा, रमेश ने किताब पढ़ी, और सीता ने गिलास तोड़ी। सीता ने गिलास तोड़ी। और क्या, दया ने दरवाजा तोड़ा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो कर्ता मतलब जो काम करता है, ठीक ना, काम करने वाला यहाँ पास कौन है, राम है। यहाँ कौन है, रमेश। यहाँ सीता, फिर यहाँ दया। तो आप लोग देख रहे होंगे कि राम जो है ना लड़का है, तो लड़का है तो राम ने रावण को मारा। अगर ये लड़की होता ना राम, तो यहाँ पास मारी हो जाता। तो क्रिया, ये क्रिया है, ठीक, ये क्रिया किसके वजह से बदली है, कर्ता की वजह से। किसकी वजह से बदली क्रिया, कर्ता की वजह से। सेम इसी तरह इसमें है, रमेश ने किताब पढ़ी, रमेश ने किताब पढ़ा, पढ़ी नहीं, रमेश ने किताब पढ़ा। तो आप देख रहे होंगे कि रमेश ने किताब पढ़ा। अगर रमेश
स्त्रीलिंग होता, यानी कि लड़की होता, तो यहाँ पर किताब पढ़ी हो जाता, ठीक ना। तो सीता ने गिलास तोड़ी, अब देखिए सीता लड़की है तो ये कर्ता है, तो कर्ता की वजह से यहाँ क्रिया बदल गई है, ठीक ना। तोड़ी हो गया, अगर ये लड़का होगा था तो यहाँ पास तोड़ा हो जाता। जैसे एक उदाहरण मैंने नीचे लिखा है, दया ने दरवाजा तोड़ा। दया लड़का है, अब उसने दरवाजा तोड़ दिया। क्या किया, दया ने दरवाजा तोड़ा। अगर दया लड़की होती तो दया ने दरवाजा तोड़ी, ये हो जाता, लेकिन ये लड़का है तो कर्ता की वजह से क्रिया यहाँ बदल गई है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। ये सब इतने सरले सरले वाच्य होते हैं, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। और एक पॉइंट आप लोग नोट में लिख लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, आप लोग तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं यहाँ पास एक पॉइंट आप लोगों को लिख दे रहा हूं नोट करके, ठीक ना। यदि क्रिया कर्ता के वजह से बदले, यदि क्रिया कर्ता के वजह से बदले तो वहां कृतवाच्य होता है। ये भी आपकी परिभाषा है, ठीक ना, आप लोग लिख लीजिएगा, कृतवाच्य होता है। चाहे जो मैंने परिभाषा पहले लिखा है वो भी सही है, ये भी सही है। यदि क्रिया कर्ता के वजह से बदले तो वहां पास कृतवाच्य होता है, ठीक ना। अब उसके बाद हम लोग समझेंगे कर्मवाच्य क्या होता है। क्या, कर्मवाच्य। इसमें भी सेम वही है, अगर क्रिया कर्म के वजह से बदलती है तो वहां पास कर्मवाच्य हो जाता है। क्या, अगर क्रिया कर्म के वजह से बदलती है तो वहां पास कर्मवाच्य हो जाता है, ठीक ना। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है तो वहां पर कर्मवाच्य होता है। कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है तो वहां कर्मवाच्य होता है, यानी कि जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है, यानी कि प्रधान मतलब वो कर्म पर ज्यादा बल पड़ेगा हम लोगों को बोलने में, तो वहां पास क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। अब उदाहरण देखिएगा आप लोग, उदाहरण जैसे है, रावण मारा गया, सीता का हरण हुआ। क्या लिखा मैंने, रावण मारा गया, उसके बाद सीता का हरण हुआ। नेताओं की पिटाई हुई। क्या हुई, पिटाई। अब नेता यहाँ आप देखिएगा, यहाँ पास जो क्रिया है ना, ये जो क्रिया है, जिस वाक्य में यानी कि जिस शब्द में लास्ट में न आ जाए, जब उसको हम लोग सही रूप बनाए ना, लास्ट में ना लग जाए तो वही हमारा क्रिया होता है। जैसे मान लिए ये मारना, हरण और पीटना, ये सब इसमें नहीं आ रहा, तो ये सब क्रिया है। तो क्रिया कर्म की वजह से क्रिया देखिएगा बदल रही है, ठीक है। इसे ये इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक, ये सब करता है। रावण मारा गया, रावण क्या हुआ, मारा गया। अब ये मारा जो है ना, ये कर्म है और ये क्या है, क्रिया है। सीता का हरण हुआ, देखिएगा हरण हुआ, हुई नहीं। अब आप लोग कह सकते हैं सर इसमें हुआ लगा है, लेकिन ये सीता लड़की है, ये कर्म है, इसीलिए यहाँ पास हुआ लगा है। अगर ये कृत हो, वो कृतवाच्य होता ना, तो ये स्त्रीलिंग है, यहाँ पास क्रिया बदल जाती है, लेकिन यहाँ इससे कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पास कर्म से लेना देना है।
कर्म की वजह से क्रिया बदलेगी, ठीक ना। तो यहाँ पास कर्म क्या, हरण, तो सीता का हरण हुआ है। नेताओं की पिटाई हुई है, तो नेता जो है ना उसमें सब स्त्रीलिंग रहते हैं, वो सॉरी पुल्लिंग लिंग रहते हैं, क्या पुल्लिंग रहते हैं, स्त्रीलिंग नहीं रहते। तो नेताओं की पिटाई हुआ लगा सकते थे, लेकिन नहीं, यहाँ पास पिटाई जो है ना ये कर्म है, इसलिए कर्म की वजह से क्रिया बदल गई है, नेताओं की पिटाई हुई, ठीक ना। ऐसे हमारा होता है कर्मवाच। अब आप लोग नोट में फिर वही वाले पॉइंट लिख लीजिएगा जो मैंने कृतवाच में लिखाया था। क्या लिखाया था नोट में, अगर क्रिया कर्म के वजह से बदले तो वहां पर कर्मवाच्य होता है। अगर क्रिया कर्म के वजह से बदले तो वहां पास कौन सा वाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है। अब हम लोग जा रहे हैं कौन सा, भाववाच्य पढ़ने, ठीक ना। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब आप लोग हेडिंग डालिएगा भाववाच्य, ठीक ना। बहुत छोटा सा आप लोगों को वीडियो ये वाला मिलेगा, क्योंकि ज्यादा लंबा ये वाच्य नहीं होता, ठीक ना। यहाँ पास आप लोग डाल दीजिएगा भाववाच्य, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। भाववाच्य को तो आप लोग ऐसे ही समझ गए होंगे, इसमें भाव निकलेगा, ना तो दिखेगा ना तो सुनेगा, सिर्फ क्या है भाव निकलेगा। जैसे दुख हो गया, सुख हो गया, और क्या हो गया, हवा जैसे चल रही है, ठीक ना। और जैसे क्या होता है मान लीजिए, और इसी तरह ढेर सारे शब्द होते हैं, सुनना हो गया, तो ये सब भाव के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना। तो इसमें अगर परिभाषा की बात करें तो जिसमें आप लोग इसमें परिभाषा क्या लिखेंगे, इसमें परिभाषा क्या होगी, जहां पर वाक्य में भाव की प्रधानता हो, जहां पर वाक्य में भाव की प्रधानता हो वहां पास क्या होता है, भाववाच्य होता है। लेकिन इसमें दो कंडीशन बनती है, ठीक ना। कंडीशन फर्स्ट हम लोग देखेंगे, ठीक ना। टाइप फर्स्ट देख लीजिएगा। इसमें टाइप फर्स्ट में क्या होता है, जहां पास असमर्थता वाली बात की जाती है तो वहां पास भाववाच्य होता है। क्या, जहां पर असमर्थता वाली बात की जाती है, जहां पर असमर्थता वाली बात की जाती है तो वहां पर क्या होता है, भाववाच्य होता है। तो भाववाच्य होता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने असमर्थता बताया, मुझसे पढ़ाया नहीं जा सकता है। क्या मुझसे पढ़ाया नहीं जा सकता है, मैं असमर्थ हूं पढ़ाने में, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं। क्या, असमर्थता वाली बात की जा रही, मुझसे पढ़ाया नहीं जाता, सीता से चला नहीं जाता। तो यहाँ पास क्या असमर्थता दिखाई जा रही है कि चला नहीं जाता, मुझसे पढ़ाया नहीं जाता, राम से देखा नहीं जाता। तो यहाँ पास क्या हो रहा है, असमर्थता दिखाई जा रही है कि काम नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी जबरदस्ती कर रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पास उदाहरण आप लोग लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे, राम से देखा नहीं जाता, राम से देखा नहीं जाता, सीता से चला नहीं जाता। और क्या, मैं अपना ही लिख दे रहा हूं, मुझसे पढ़ाया नहीं जा रहा है, मुझसे पढ़ाया नहीं जा रहा है। इस सब में क्या हो रहा है,
असमर्थता दिखाई जा रही है कि करने में हम लोग असमर्थ हैं, लेकिन फिर भी जबरदस्ती कर रहे हैं। ठीक ना, जैसे आप लोग देख रहे हैं मुझसे पढ़ाया नहीं जाता, मेरी तबीयत डाउन है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। असमर्थता दिखाई जा रही, काम नहीं किया जा सकता लेकिन फिर भी कर रहे हैं। ठीक ना, तो टाइप फर्स्ट में क्या है, जहाँ पर असमर्थता वाली बात की जाती है, यहाँ पर प्रायः लगा लीजिएगा, यानी प्रायः असमर्थता वाली बात, यानी कि हर बात पर नहीं हम लोग फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर कर सकते हैं असमर्थता वाली बात पर। ठीक ना, तो वहाँ पास कौन सा वाक्य होता है, भाववाचक। अब हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिसमें सामर्थ्य वाली ये समर्थता वाली भी बात की जाती है, यानी काम भी किया जाता है उस पर। ठीक ना, तो इसमें असमर्थता वाली भी बात होती है और क्या समर्थता वाली भी बात की जाती है, लेकिन इसमें ज्यादातर होता है असमर्थता में और सामर्थ्यता में कम से कम होता है, उसमें ज्यादा नहीं होता, उसमें कम से कम होता है। तो ये आपकी परिभाषा रही है भाववाचक की, और ये टाइप फर्स्ट में ये इतना 3 उदाहरण है। ठीक ना, और इस तरह ढेर सारे उदाहरण बन सकते हैं। उसे घर आने नहीं दिया जाता है, उसे घर नहीं आने दिया जाता, यहाँ पर असमर्थता दिखाई जा रही। ठीक ना, तो अब पढ़ेंगे टाइप 2। टाइप 2 में क्या है, जहाँ पर समर्थता वाली बात की जाएगी, यानी कि सामर्थ्य हम लोग अब दिखाएंगे। ठीक ना, जहाँ पर सामर्थ्य वाली बात की जाती है, यही भाववाचक में है। ठीक ना, दोनों यहाँ पर टाइप 2 डाल दीजिएगा। जहां पर याद करिए, जिस वाक्य में सामर्थ्यता वाली बात जिस वाक्य में सामर्थ्यता वाली बात की जाती है तो उसे भाववाचक कहते हैं। कौन सा वाच्य कहते हैं, भाववाचक, यानी भाववाचक के अंतर्गत आता है। सामर्थ्यता भी थोड़ा बहुत दिखाई जाएगी। ठीक ना, लेकिन उसमें ज्यादातर दिखाया जाता था असमर्थता में, लेकिन सामर्थ्यता में क्या है, इसमें कम से कम दिखाया जाएगा। ठीक ना, जैसे मैंने उदाहरण बता दे रहा हूं। उदाहरण क्या है, मुझसे कुर्सी टूटी। क्या है, मुझसे कुर्सी टूटी, रावण ने सीता का हरण किया है। इसके पास इतनी क्षमता थी, इसने सीता का हरण कर दिया है, और मेरे पास इतनी क्षमता थी, सामर्थ्य थी मेरे पास कि मैंने कुर्सी को तोड़ डाला है। ठीक ना, लेकिन अब यहीं पास असमर्थता वाली बात की जाती तो ये हो जाता, मुझसे कुर्सी टूटी नहीं जाती है, ये हो जाता। और एक उदाहरण लिख लीजिएगा आप लोग, श्याम से पढ़ाया जाता है। क्या, श्याम से पढ़ाया जाता है। ठीक ना, या लिख दीजिए पढ़वाया जाता है, पढ़वाया जाता है। ठीक ना, यहाँ पास क्या, उसकी सामर्थ्यता दिखवाई जाती है कि श्याम पढ़ा लेगा या नहीं पढ़ा लेगा। तो श्याम से पढ़वाया जाता है, रावण ने सीता का हरण किया, मुझसे कुर्सी टूटी। ठीक ना, ये द नहीं है, ये टू है। ठीक ना, ये टा है, मुझसे कुर्सी टूटी। तो मेरे पास इतनी सामर्थ्य थी कि मैंने कुर्सी को तोड़ डाला। रावण के पास इतनी सामर्थ्यता थी, इतनी सामर्थ्य थी, इतनी शक्ति थी कि उसने सीता का हरण कर लिया है। और श्याम से पढ़वाया जाता है, या श्याम के पास इतनी सामर्थ्य है कि वो पढ़ा लेता है। ठीक ना, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, भाववाचक के अंतर्गत आते हैं। ये हमारा नन्हा सा प्यारा टॉपिक रहा वाच्य। ठीक ना,
तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बेहतरीन समझ में आया होगा। और जहाँ पास ना समझ में आया होगा ना, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से दोबारा समझाने का प्रयास करता हूँ। तो इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। और मेन बात यह है कि हमारे इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पास मेन पॉइंटें आपको प्रैक्टिस सेट वगैरह थोड़ा बहुत जाते रहते हैं, ठीक ना। नोट्स वगैरह मैं वहाँ पास प्रोवाइड कराता हूँ जीएस की। अब आज हिंदी वीडियो बना है, कल मैं जीएस में लेकर के आऊँगा, पॉलिटी की वीडियो पढ़ाऊँगा। पॉलिटी में हम लोग संविधान चला रहे हैं, ठीक ना। मेरे 4 लेक्चर शायद चल चुका है, निर्माण हो चुका है। अब हम लोग संविधान की विशेषता पढ़ेंगे, मैं अब विशेषता आप लोगों को चालू करूँगा। तो आप लोग वीडियो जहाँ तक हो सके शेयर कर दीजिए करिएगा और दोस्तों को अपने तक पहुँचाइएगा, और चैनल को जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब करवाइएगा, ठीक ना। तो ये मेन बात हमारी रही वाच की। तो आज से वाच खत्म होता है, अब फिर आप लोग जो कमेंट करेंगे वही की वीडियो में लेकर के आऊँगा हिंदी में, ठीक है। फिर आज की वीडियो हम लोग यहीं पास अंत करते हैं। फिर अगले वीडियो हम लोग मिलेंगे इसी उत्साह, इसी जोश और इसी उमंग के साथ, इसी टाइम। चलिए दोस्त, जय हिंद।